सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के इतिहास को और जिसमें हम आज बात करने वाले हैं गढ़वाल का परमार या पवार राजवंश के बारे में। बात है 14वीं शताब्दी की। 14वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में 52 ठकुरियों यानी खसियों का शासन रहा। फिर यहाँ पर कनकपाल आता है तीर्थाटन के लिए और यहाँ पर एक गढ़ का राजा है यानी कि जिसे गढ़ी सोनपाल कहा जाता है या जो राजा सोनपाल है, राजा सोनपाल इससे बहुत प्रभावित होता है और उसका खूब स्वागत सत्कार करता है और उसके बाद इसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर देता है और अपनी पुत्री का विवाह भी इससे कर देता है। अब कनकपाल ने क्या किया है? कनकपाल ने 688 ईस्वी में चांदपुर गढ़ चमोली में परमार वंश की नींव रखी। ठीक है, इसके बाद राजा बनता है अजयपाल। अजयपाल ने क्या सोचा, जब पूरी स्थितियां यहाँ इस तरीके से देखी गढ़ों की, तो उसने सोचा कि अगर इन पर शासन करना है तो इनको बिखरे हुए गढ़ों को एक करना जरूरी होगा। तो अजयपाल ने 51 गढ़पतियों को जीत लिया और गढ़ भूमि का उसने एकीकरण किया। इसने 1358 ईस्वी में राजधानी का परिवर्तन किया और राजधानी परिवर्तन हो गया चांदपुर से श्रीनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो चांदपुर से श्रीनगर राजधानी परिवर्तन हुआ था, किसने किया था? अजयपाल ने किया था। अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने लिए एक राजप्रसाद बनवाया यानी कि महल बनवाया और कुल राजेश्वरी की वहां पर प्रतिष्ठा की। अजयपाल की एक मूर्ति प्राप्त होती है जिसमें देवलगढ़ में ही मिलती है, जो पद्मासन मुद्रा में है, कानों में कुंडल है और सिर पर पगड़ी बंधी हुई है। इस चित्र से ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो गोरखा संप्रदाय है उसका कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव रहा है और ये उसका कहीं ना कहीं अनुयायी रहा है, उससे प्रभावित रहा है। इसके बाद 42वां परमार शासक है सहजपाल। सहजपाल कौन था? सहजपाल अकबर के समकालीन था। इसके विषय में बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर था, इसलिए इसको ऐड ऑन किया है। इन्हीं परमार शासकों में सबसे पहला शासक बलभद्र शाह। बलभद्र शाह से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि पवार शासकों में या परमार शासकों में सबसे पहले शाह की उपाधि किसने धारण की? तो सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की थी बलभद्र शाह ने। महीपति शाह ने गर्वभंजक की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान में रखेंगे। इसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। किसने? महीवत शाह ने। इसे गर्वभंजक कहा जाता है और इसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। जो महीवत शाह है वो कुमाऊं युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके बाद इसका 7 वर्षीय पुत्र यानी कि पृथ्वीपति शाह मां कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पर बैठता है और पृथ्वीपति शाह जो है वो आगे जाकर बहुत अच्छा शासक बनता है और इसके बाद कुछ यहाँ पर स्थितियों में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं और 1635 में शाहजहां का सेनापति है नवाजत खान। नवाजत खान ने दून घाटी पर हमला कर दिया। अब उस समय चूंकि पृथ्वीपति शाह तो छोटा था, मां के संरक्षण में था, तो उस समय जो इस समस्या से निपटने की जिम्मेदारी ली कर्णावती ने मुगलों के साथ बहुत वीरता के साथ युद्ध किया। बहुत सारे मुगल इस युद्ध में मारे गए और जो बचे हुए थे उन मुगल सैनिकों को पकड़कर उनकी नाक कटवा दी। इसके बाद से कर्णावती नाककटी रानी के नाम से ही प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, नाककटी रानी के नाम से उत्तराखंड में कौन प्रसिद्ध है? रानी कर्णावती उत्तराखंड में नाककटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान शिको को आश्रय दिया। अब इस बात से औरंगजेब बहुत ज्यादा नाराज हो गया। पृथ्वीपति शाह की मर्जी के खिलाफ मेदिनी शाह ने सुलेमान को दिल्ली भिजवा दिया। मेदिनी शाह पृथ्वीपति शाह का बेटा है और पृथ्वीपति शाह ने इस बात से नाराज होकर मेदिनी शाह को राज्य से निकाल दिया और जीवन काल में ही, मतलब जब वो जिंदा था पृथ्वीपति शाह, उसका पोता था फतेह शाह, उसको ही उसने अपने जीवन काल में ही गद्दी पर बैठा दिया, यानी कि सिंहासन अपने जीवन काल में ही अपने पोते को सौंप दिया। फतेह शाह जो है वो बहुत प्रतापी राजा है और एक और विशेषता है उसकी कि वो कला प्रेमी है। इसके आमंत्रण पर ही सिख गुरु राम राय ने देहरादून में इसका गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था।
या निर्माण किया था? इम्पोर्टेंट है, देहरादून में जो गुरुद्वारा बना है किसने बनवाया था? तो गुरु राम राय ने गुरुद्वारा बनवाया था। एक युद्ध का भी उल्लेख है यहाँ पर कि भेंगणी का युद्ध हुआ था 1688 में, यानी किसके काल में हुआ था? फतेह शाह के काल में हुआ था भेंगणी का युद्ध 1688 में। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह, भीमचंद, फतेह शाह और कुछ अन्य सेनाओं के बीच में ये युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम ये रहा कि गुरु गोविंद सिंह इस युद्ध में विजयी रहे, यानी कि ये युद्ध, भेंगणी का युद्ध किसने जीता था? भेंगणी का युद्ध जीता था गुरु गोविंद सिंह ने। फतेह शाह के बाद प्रदीप शाह और फिर ललित शाह गद्दी पर बैठता है। ललित शाह ने कुमाऊं पर विजय प्राप्त की और प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया। प्रद्युम्न शाह ललित शाह का छोटा बेटा है और उसने जैसे ही कुमाऊं पर विजय प्राप्त की है, यानी कि ललित शाह ने कुमाऊं पर विजय प्राप्त की है, तो उसने अपने छोटे बेटे यानी कि प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया। ललित शाह की मृत्यु हो जाती है और ललित शाह की मृत्यु के बाद जयकृत शाह जो कि उसका बड़ा बेटा है, जयकृत शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठता है। लेकिन जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह, इन दोनों के बीच बनती नहीं है। जयकृत शाह प्रद्युम्न शाह से बड़ी जेलिसी रखता है, मतलब ईर्ष्या रखता है, और जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह की इस आपसी कलह का फायदा उठा लिया 1791 में गोरखों ने। और कैसे फायदा उठाया? उन्होंने 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोनों भाई तो आपस में लड़ते रहते हैं और उस समय गढ़वाल पर आक्रमण करके गढ़वाल को अपने कब्जे में लेना आसान होगा। अब युद्ध हो गया है। युद्ध होने के बाद कुछ युद्ध के परिणाम सामने आए हैं और उन युद्ध के परिणामों में प्रद्युम्न शाह ने गोरखों के आक्रमण से, कि गोरखे कहीं भविष्य में दोबारा आक्रमण ना करें, इससे बचने के लिए उसने एक बात का वचन गोरखों को दिया कि वो 25,000 रुपए देता रहेगा। किसने गोरखों को वचन दिया था? प्रद्युम्न शाह ने ये वचन दिया था कि वो क्या करेगा? 25,000 रुपये गोरखों को देता रहेगा। इसके बाद लेकिन 1803 में यहाँ गढ़वाल में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है। यहाँ पर अलग अलग गुट बन गए हैं, आंतरिक रूप से गुटबंदी शुरू हो गई है। जो मंत्री हैं वो राजा पर अपना वर्चस्व रखते हैं, यानी कि जो राजा है वो मंत्रियों के प्रभाव में है, और जो गृह युद्ध है। इस स्थिति को देखते हुए एक बार फिर फरवरी 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखों ने गढ़वाल पर फिर से आक्रमण कर दिया। कब? फरवरी 1803 में। किसके नेतृत्व में? अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में फिर से एक बार गढ़वाल पर आक्रमण होता है, जबकि प्रद्युम्न शाह ने वचन दिया था कि आप दोबारा आक्रमण नहीं करेंगे और तो मैं आपको 25,000 रुपये देता ही रहूंगा। अब प्रद्युम्न शाह ने, मतलब प्रद्युम्न शाह वहां से भाग जाता है, मैदान की तरफ चला जाता है। तो प्रद्युम्न शाह ने सहारनपुर में अपने आभूषण बेच दिए, बहुमूल्य सिंहासन बेच दिया और एक निर्णय किया कि इस एकत्रित धन से वो सेना का एक बार पुनः संगठन करेगा और वो गोरखों का क्या करेगा? सामना करेगा और गढ़वाल को इससे मुक्त कराएगा। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा मैदान यानी देहरादून में प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच में युद्ध होता है और यह युद्ध बहुत ही निर्णायक रहता है और इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। प्रद्युम्न शाह के बाद उसका बेटा है प्रीतम शाह। प्रीतम शाह को गोरखों ने बंदी बना लिया है और बंदी बनाकर उन्होंने उसको भेज दिया है काठमांडू। दूसरा बेटा है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह हरिद्वार में ही है और वहीं रहकर वो गोरखों के शासन से मुक्त होने के लिए लगातार, यानी कि स्वतंत्र होने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे इनके शासन से, इनके प्रभाव से मुक्त हुआ जाए। सुदर्शन शाह की मांग है अंग्रेजों से। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध सेना भेज दी है, क्योंकि सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से सहायता मांगी कि हमें गोरखों का जो ये शासन है इससे हमें मुक्ति दिलाओ। तो अंग्रेज तो सहर्ष स्वीकार कर लिया उन्होंने। अब जब उन्होंने स्वीकार किया तो जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स जाते हैं, यानी कि गवर्नर जनरल यहाँ पर आते हैं और उन्होंने, गवर्नर जनरल ने
इस समस्या से समाधान के लिए अक्टूबर 1814 में गोरखों से युद्ध किया है। युद्ध के बाद 1815 में, यानी कि 1815 की शुरुआत का समय था, गढ़वाल एक बार फिर से स्वतंत्र हो जाता है। अब 10.5 वर्षों के उपरांत अप्रैल 1815 में सुदर्शन शाह के नेतृत्व में एक बार फिर से परमार वंश की स्थापना हो गई है। यानी कि गढ़वाल गोरखों से मुक्त हो गया है और परमार वंश फिर से वहां पर शासन करने लगा है। लेकिन अब जो परमार वंश का यानी कि सुदर्शन शाह जो है, सुदर्शन शाह ने श्रीनगर से राजधानी हटा ली है और टिहरी ले जाने का निर्णय किया है। और इसके लिए उन्होंने दिसंबर 1815 में टिहरी में राजधानी की नींव रखी। सत्ता हर वर्ष यानी कि आगामी वर्षों तक उनकी आने वाली पीढ़ियां शासन सत्ता करती रही। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों से एक संधि की, क्योंकि सुदर्शन शाह भी ये बात जानते थे कि अंग्रेज कभी भी उनके लिए भी खतरा हो सकते हैं। तो सत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए 4 मार्च 1820 में अंग्रेजों से उन्होंने एक संधि की। 1824 में रवाई को भी टिहरी में मिला लिया गया और 1842 में टिहरी रियासत में अंग्रेजी सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधि कुमाऊं कमिश्नर को बनाया गया। मतलब अब जब गढ़वाल मुक्त हो गया, गोरखों से शासन हो गया, सुदर्शन शाह को अंग्रेजों के जो नियत है उस पर डाउट हो रहा है। उसने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ एक पैक्ट कर लिया है, संधि कर ली है। लेकिन 1882 में जो टिहरी रियासत है, यहाँ पर अंग्रेजी सरकार का एक राजनीतिक प्रतिनिधि बना दिया गया। नरेंद्र शाह आते हैं उसके बाद। नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की है और नरेंद्र नगर को मैदान से जोड़ने के लिए इन्होंने कई सारे पुल और बहुत सारी सड़कों का निर्माण कराया। अब नरेंद्र शाह के टाइम पर 2 उत्तराखंड के बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो घटित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला कौन है? रवाई कांड, जो कि 1930 में हुआ था। तो 2 प्रश्न तो यहीं पर बनते हैं। रवाई कांड कब हुआ था? 1930 में हुआ था। किसके समय हुआ था? नरेंद्र शाह के समय हुआ था। दूसरा हुआ था श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे 25 जुलाई 1944 को। सॉरी, ये 900 लिखा है मैंने यहाँ, तो 1944 है। 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे। ये घटना भी नरेंद्र शाह के काल में ही हुई थी। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? श्रीदेव सुमन से संबंधित आगे पढ़ेंगे कि क्या इनके शहीद होने के पीछे कारण रहे। फिलहाल टॉपिक सेंटर्ड रहते हैं और परमार शासकों की ही बात करते हैं। आगे 1946 में आ गए हैं हम। 1946 में मानवेंद्र शाह को गद्दी मिली है और 21 अगस्त 1946 को राज्य के भीतर प्रजामंडल की स्थापना को मान्यता दी गई। प्रश्न आता है 2 इस लाइन से। पहला, प्रजामंडल की जो स्थापना की मान्यता दी किसने दी? मानवेंद्र शाह ने दी। और कब दी गई? 21 अगस्त 1946 को। अब इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि प्रजामंडल की स्थापना की मान्यता मिल गई है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? फरवरी 1948 में एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। इस अंतरिम सरकार में 4 सदस्य प्रजामंडल के द्वारा और 1 सदस्य टिहरी नरेश के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अंतरिम सरकार के गठन के बाद यह समय बहुत लंबा नहीं चलता है और लगभग 17 महीने के बाद ही 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो जाता है। प्रश्न बनता है पहला, अब जो प्रश्न घुमा के पूछने लगा है, पहले पूछता था कि टिहरी रियासत का विलय कब हुआ। ये क्वेश्चन अब भी आता है। तो टिहरी रियासत का विलय कब हुआ? 1 अगस्त 1949 को। अंतरिम सरकार के कितने समय के बाद टिहरी रियासत भारत में विलय हो गया? तो केवल 17 माह रही थी अंतरिम सरकार। आगे बढ़ते हैं। राजा मानशाह के समय भरत कवि ने मानोदय काव्य की रचना की थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य परमार वंश से संबंधित जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि काव्य संबंधी है, प्रशासन संबंधी है। तो सबसे पहले राजा मानशाह के समय में थे भरत कवि और भरत कवि ने मानोदय काव्य की रचना की थी। गढ़ राज वंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य,
इनकी रचना परमार राजाओं के टाइम पर ही हुई थी। सुदर्शनों काव्य सुदर्शन के समय पर ही हुआ था। बात करते हैं प्रशासन की। प्रशासन का विभाजन था राज्य में, थानों में, परगनों में, पट्टियों में और ग्रामों में। इसमें इनका विभाजन किया गया था। इसके बाद जो इनके प्रमुख होते थे वो अलग अलग नामों से जाने जाते थे। जैसे राज्य के हैं गढ़ नरेश, थानों के प्रमुख होते थे थानेदार, परगनों के प्रमुख कानूनगो, पट्टियों के प्रमुख पटवारी और ग्रामों के प्रमुख को प्रधान कहा जाता था। गढ़ राज्य का शीर्ष मंत्री भी होता था और उसको मुख्तियार के नाम से जाना जाता था, यानी कि उसको एक नाम दिया गया था, वो था मुख्तियार। एक चौकीदार होता था। ये प्रश्न आया है परीक्षा में। हमने जो प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड किए हैं वो अलग अलग परीक्षाओं से संबंधित हैं। कुछ लेक्चरर की में भी आए हैं, एलटी में भी आए हैं, बाकी वन रक्षक वगैरह अन्य अन्य परीक्षाओं में आए हैं। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे है चौकीदार। चौकीदार कौन थे? राजा के साथ एक ऐसा व्यक्ति जो चांदी का दंड लेकर चलता था, उसको चौकीदार कहा जाता था। धूली पाथा, ये नापतोल की एक प्रणाली थी। धूली पाथा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि धूली पाथा क्या है, और उसमें अलग अलग ऑप्शन है, तो ध्यान रखेंगे धूली पाथा क्या है। नापतोल से संबंधित प्रणाली थी और जिसकी शुरुआत की थी अजयपाल ने। भू राजस्व की दर उपज का 1/3 होती थी, जिसे तिहाड़ कहा जाता था। प्रश्न है कि तिहाड़ किसे कहा जाता था? तो तिहाड़ भू राजस्व की एक दर थी, यानी कि उपज का 1/3, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता था? तिहाड़। हमने पढ़ा था जब हम उत्तराखंड के इतिहास में ही पढ़ रहे थे, तो हम छहाड़ा भी हमने पढ़ा था, जो कि एक उपज का 1/6 भाग था, जब हमने कुमाऊं के संदर्भ में पढ़ा था। तो तिहाड़ और छहाड़ा दोनों भू राजस्व से ही संबंधित है, यानी कि उपज का वो 1/6 था और ये एक उपज का 1/3, मतलब वो छठा हिस्सा था और ये तीसरा मान लीजिए। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था सीरती। सीरती यानी कि भूमिकर। भूमिकर को क्या कहा जाता था? सीरती। पौड़ टूटी, ये बहुत पूछा गया है प्रश्न। पौड़ टूटी क्या है? तो उसमें दिया है प्रथा है, त्योहार है, आभूषण है, इस तरीके का। तो ये एक तरीके का कर है, आयात निर्यात से संबंधित है, इसको कहा जाता है पौड़ टूटी। फिर आता है सुपकारपति। सुपकारपति क्या है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। सुपकारपति एक अधिकारी है जो राजकीय भोजन का प्रभारी होता था। तो आज के वीडियो में गढ़वाल में परमार या पवार राजवंश के संबंध में जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सभी को इंक्लूड करने की कोशिश की है और एक सीक्वेंस दिया है, ताकि हो सकता है जब आप पढ़ें कहीं वन लाइनर पढ़ें या कुछ अन्य तरीके से आप पढ़ाई करें तो इसमें बहुत सारे नाम हैं जो शायद वहां पर ना मिले, जैसे भेंगड़ी का युद्ध ना मिले, फतेह शाह के बारे में ना मिले। लेकिन जब तक हमें सीक्वेंस नहीं पता होगा तो हम ढंग से, मुझे नहीं लगता कि तैयारी कर पाएंगे। तो इन्हीं विषयों को ध्यान में रखकर कि अच्छा कंटेंट हम तैयार कर सके, हम इन वीडियोस के माध्यम से लेके आ रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे और अगले वीडियो में इसके आगे के क्रम की बात करते हुए हम पढ़ेंगे यहाँ पर आधुनिक काल से संबंधित, यानी कि हम पढ़ेंगे गोरखा शासन कैसा रहा और उस गोरखा शासन से संबंधित। तब तक लगातार साथ बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।